brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। अगर आप इंटरनेट पर नॉर्थ कोरिया मिसाइल कीवर्ड डालकर सर्च करें तो आपको एक साथ अनगिनत रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। नॉर्थ कोरिया से बाहर आने वाली गिनी चुनी खबरों में सबसे बड़ा हिस्सा मिसाइल लॉन्च या न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा होता है। पिछले 2 हफ्तों से इसकी तीव्रता बढ़ी है। 5 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने छठी मिसाइल छोड़ी। 4 अक्टूबर के लॉन्च के बाद जापान के कई शहरों में अलर्ट जारी करना पड़ा था। लोगों से बॉम्ब शेल्टर्स में शरण लेने की अपील भी की गई थी। खैर, वो मिसाइल तो जापान के ऊपर से होकर गुजर गई, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। आशंका ये जताई जा रही है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुटा हुआ है। ये सिर्फ उसके पड़ोसियों ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए खतरनाक है। इन्हीं आशंकाओं के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसमें नॉर्थ कोरिया की बढ़ती आक्रामक छवि पर चर्चा हुई। इसमें भारत ने भी अपना पक्ष रखा। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के कदम का असर भारत और इलाके की शांति और सुरक्षा पर भी पड़ता है। उनका इशारा नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान की ऐतिहासिक सांठगांठ की तरफ था। दरअसल नॉर्थ कोरिया को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। पहले सुनिए रुचिरा कंबोज ने क्या कहा। We have noted with concern the reports of ballistic missile launches by the DPRK over the last week. These follow the launch of the ICBM by the DPRK in March this year, which was discussed in this council, as well as other successive launches. These launches constitute a violation of the resolutions of the UN Security Council relating to the DPRK. They affect the peace and security of the region and beyond. We call accordingly for the full implementation of the relevant UN Security Council resolutions relating to the DPRK. India would also like to reiterate the importance of addressing the proliferation of nuclear and missile technologies related to DPRK in our region. These linkages have an adverse impact on peace and security in the region, including in India. We hence reiterate our continued support for denuclearization towards peace and security in the Korean Peninsula. Mr. President, the Council is well aware that the Global South has already been disproportionately affected by the prevailing geopolitical situation and related challenges. It is therefore important to continue to make all efforts to maintain peace and security. Ensuring peace and security in the Korean Peninsula is in our collective interest. Going forward, we will continue to support dialogue and diplomacy as the means to resolve the issues in the Korean Peninsula. Thank you. तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट से भारत को क्या खतरा है, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी और नॉर्थ कोरिया इतनी ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण क्यों करता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। पहले इतिहास के कुछ पन्ने खोल लेते हैं। चैप्टर 1, कोरियन नूडल्स, क्रुक्ड कुक और डबल एजेंट। 1990 का दशक विदाई की ट्रेन में सवार होने के लिए तैयार था। ठीक ठाक कहें तो 1998 का ये साल था। उन दिनों पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल लोगों के बीच एक कुक का जलवा हुआ करता था। उसके बनाए कोरियन नूडल्स की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसका नाम था किम हान नेई। वो नौजवान महिला नॉर्थ कोरियाई दूतावास के एक अफसर की पत्नी थी। फिर आया मई का महीना। 28 तारीख को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके 10 दिन बाद एक पाकिस्तानी अखबार में 4 लाइन की खबर छपी। यह खबर एक महिला की रहस्यमयी हत्या से जुड़ी हुई थी। वो महिला किम हान नेई थी। उसको उसके घर में गोली मार दी गई थी। किम पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कदीर खान के घर से कुछ कदम दूर रहती थी। पाकिस्तान में एक डिप्लोमेट की हत्या हुई थी। ये एक बड़ी घटना थी। इस पर हंगामा मचना लाजमी था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने मामले को चुपचाप दबाने की कोशिश की। सरकार ने भी मामले को जल्दी से रफा दफा करने पर ध्यान दिया। कुछ दिनों बाद किम की लाश को एक मिलिट्री प्लेन में लादकर नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। इस घटना के अलग अलग वर्जन सामने आए।
एक दावा था कि किम के पड़ोसी के एक नौकर ने गलती से गोली चला दी थी। दूसरा दावा ये कि किम का एक पड़ोसी अपनी बंदूक साफ कर रहा था, इसी दौरान उससे गोली चल गई जिसने किम की जान ले ली। हालांकि ये कभी साफ नहीं हुआ कि आखिर वो पड़ोसी और नौकर था कौन। फिर कुछ बरस बाद इस घटना का एक तीसरा वर्जन भी पता चला। द न्यूयॉर्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ खुफिया अधिकारियों ने बताया कि किम असल में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी। जब पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तब उन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी दावत भेजी थी। वो दिखाना चाहते थे कि यूरेनियम को विनाशकारी हथियार में कैसे बदला जा सकता है। नॉर्थ कोरिया ने दावत कबूल की। उन्होंने अपने 20 लोगों को पाकिस्तान भेजा। किम इसी टीम का हिस्सा थी। जिस दिन किम की हत्या हुई उस दिन डेलीगेशन के बाकी लोग अब्दुल कदीर खान के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अज्ञात रहने की शर्त पर कहा कि नॉर्थ कोरिया को शक था कि किम डबल एजेंट बन चुकी हैं, वो अमेरिका के लिए काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने किम को रास्ते से हटा दिया। किम की हत्या का एक चौथा पक्ष भी था। जुलाई 2011 में एक नॉर्थ कोरियाई अधिकारी की 13 साल पुरानी चिट्ठी बाहर आई। वो अधिकारी नॉर्थ कोरिया के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी की खरीद में शामिल रहा था। उसने वो चिट्ठी जुलाई 1998 में अब्दुल कदीर खान के नाम लिखी थी। इसमें उसने लिखा था कि किम को CIA या साउथ कोरिया या ISI ने मारा है। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि उसके देश ने पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जहांगीर करामात को $30 लाख की रकम दी थी। इसके एवज में उन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़े दस्तावेज और दूसरी चीजें भेजनी थी। जब 2011 में चिट्ठी रिलीज हुई तब करामात ने पैसे लेने वाली बात से इनकार किया। चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि तो नहीं हो सकी, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उस चिट्ठी के 8 बरस बाद यानी 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। किम की मौत रहस्य बनकर रह गई। 2011 में न्यूयॉर्कर मैगजीन के लिए लिखी एक रिपोर्ट में डेक्स्टर फिलिकिंस ने लिखा, शायद हम पूरा सत्य कभी ना जान पाएं, लेकिन एक बात पूरी तरह निश्चित होकर कही जा सकती है, वो ये कि किम को उसके पड़ोसी के नौकर ने गोली नहीं मारी थी। अगर किम की हत्या की ठीक से पड़ताल होती तो बहुत संभव था कि नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोक दिया गया होता, क्योंकि इस घटना के कई बरस बाद ये पता चला कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम देने वाले अब्दुल कदीर खान ने ही नॉर्थ कोरिया को भी टेक्नोलॉजी बेची थी। चैप्टर 2, रिसर्च चोरी, हीरो और खलनायक। फरवरी 2004 पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर अचानक से एक चेहरा प्रकट हुआ। ये चेहरा अभी तक दीवारों और पोस्टरों तक ही महदूद था। पाकिस्तानी जनता के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था, मगर उस रोज सब कुछ बदला हुआ था। उसके कंधे झुके हुए थे, आवाज भीगी हुई थी। टीवी पर आकर उसने एक कबूलनामा पढ़ा। पिछले 2 महीने में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के चलते पाकिस्तानी अवाम जिस पीड़ा और दर्द से गुजरी है, मैं उस पर थोड़ा मरहम लगा सकूं, इसलिए मैंने गहरे दुख, वेदना और पछतावे के साथ आपके सामने आने का फैसला किया है। मैं अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और आप लोगों से माफ़ी की गुहार लगाता हूं। अगले रोज़ ये कबूलनामा पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खी में शुमार हुआ। पाकिस्तानी साइंटिस्ट सॉरी फॉर सेलिंग सीक्रेट्स, यानी गोपनीय चीज़ें बेचने के आरोपी पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने माफ़ी मांगी। ये पाकिस्तानी वैज्ञानिक और कोई नहीं बल्कि अब्दुल कदीर खान थे, जिन्हें पूरी दुनिया AQ खान के नाम से जानती है। उन्होंने क्या किया था, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। सितंबर 2003 की बात है। BBC चाइना नामक एक जहाज इटली के तट पर रुका। ये दुबई से आया था और त्रिपोली जा रहा था। त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। उस दौर में लीबिया पर मुअम्मार गद्दाफी का शासन चल रहा था। पश्चिमी देशों में ये डर था कि गद्दाफी न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, इसलिए त्रिपोली जाने वाले जहाज़ों पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नज़र बनी रहती थी। उस रोज़ भी यही हुआ। अमेरिकी एजेंट्स त्रिपोली जा रहे जहाज़ पर चढ़े। उन्हें वहाँ पर सेंट्रीफ्यूज लदे हुए मिले। इनका इस्तेमाल यूरेनियम को रिफाइन कर परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। जहाज़ को जब्त कर लिया गया। ये घटना गद्दाफी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। बढ़ते प्रतिबंध के बीच उसने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन इस घटना ने उसके छिपे हुए मंसूबों को जाहिर कर दिया था। जहाज जब्त होने के बाद उसे अपनी भूल सुधारनी थी। दिसंबर 2003 में गद्दाफी ने सभी विनाशकारी हथियारों को खत्म करने का वादा किया। इसके अलावा उसने इंटरनेशनल वेपन इंस्पेक्टर्स को लीबिया में आमंत्रित भी किया। ये खतरे का एक हिस्सा भर था। दरअसल लीबिया में जो सामान
अवैध तरीके से पहुंचाया जा रहा था, उसके पीछे एक पूरा ब्लैक मार्केट काम कर रहा था। इस ब्लैक मार्केट को चलाने वाले का नाम AQ खान था। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को AQ खान पर बहुत पहले से शक था, ये बस पुख्ता सबूत का इंतजार कर रहे थे। लिबिया प्रकरण ने उनका शक और गहरा दिया था। उस समय पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ सरकार चला रहे थे। वॉर ऑन टेरर में मुशर्रफ अमेरिका के साथ थे। AQ खान पर एक्शन तय था। मुशर्रफ ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। जैसा कि मुशर्रफ ने दावा के एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने AQ खान से कहा, आप इतने अच्छे इंसान थे, इस देश ने आपको इतना सम्मान दिया, आप हीरो हैं, फिर भी आपने पाकिस्तान की छवि हमेशा के लिए खराब कर दी। ये सुनकर AQ खान मुशर्रफ के सामने ही रोने लगे। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने नेशनल टीवी पर आकर माफ़ी मांगी। इसमें उन्होंने कहा कि ये सारा काम उन्होंने अकेले किया था, इसमें सरकार या सेना ने उनकी कोई भी मदद नहीं की थी। इसके एक दिन बाद ही मुशर्रफ ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। हालांकि AQ खान को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। 2009 में इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने उन्हें हाउस अरेस्ट से मुक्त कर दिया। कहा यह जाता है कि खान से माफ़ी मंगवाना असल में एक नाटक था। मुशर्रफ अपनी साख बचाना चाहते थे। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने इसके लिए मुशर्रफ को दोषी ठहराया था। वहीं खान का ये कहना था कि उन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने का आदेश बेनज़ीर ने दिया था। जिस समय खान ने यह आरोप लगाया, तब तक बेनज़ीर की मृत्यु को 6 साल बीत चुके थे। अब सवाल ये आता है कि AQ खान ने अपने दम पर क्या किया था, उनकी कहानी क्या है। AQ खान अविभाजित भारत की भोपाल रियासत में पैदा हुए थे। विभाजन के बाद वो कराची चले गए। वहाँ उन्हें वेस्ट जर्मनी में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड्स और बेल्जियम में उन्होंने परमाणु तकनीक की बारीकियां सीखी। फिर बेल्जियम में ही नौकरी पकड़ ली। मई 1974 में पाकिस्तान ने पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद पाकिस्तान को भी चुल लगी। उसी समय भुट्टो के पास AQ खान की एक चिट्ठी आई। भुट्टो ने खान को मिलने के लिए बुलाया। भुट्टो को यह भरोसा हो गया कि यह आदमी पाकिस्तान को परमाणु हथियार दे सकता है। भुट्टो ने रजामंदी दे दी। अगले कुछ महीने AQ खान ने अपना समय परमाणु तकनीक का खाका चुराने और सप्लायर्स का नेटवर्क तैयार करने में लगाया। फिर 15 दिसंबर 1975 को खान ने चुपके से पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ ली। अप्रैल 1976 में AQ खान ने रावलपिंडी में खान रिसर्च लेबोरेटरीज की स्थापना की। ये एक सीक्रेट संस्था थी। इसे पाक आर्मी के इंजीनियर्स ने तैयार किया था। इसी लैब में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी गई। रिसर्च का पैसा पाकिस्तान सरकार से ही मिल रहा था। इसी की बदौलत पाकिस्तान ने 1998 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। खान रातों रात पाकिस्तान के नायक बन चुके थे। एक समय पर उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी अधिक सुरक्षा मिली हुई थी। उनके पोस्टर, उनकी तस्वीरें दीवारों पर छपी होती थीं। स्कूलों में उनका गुणगान होता रहता था। ये सारा सम्मान, सारी उपलब्धियां पर्दे पर थीं। पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था। खान ने पाकिस्तान से बाहर अपनी कई कंपनियां बना रखी थीं। इसके जरिए उन्होंने परमाणु हथियारों को ब्लैक मार्केट से बेचना शुरू किया। डिजाइन, तकनीक, विशेषज्ञता आदि सरेआम खरीद के लिए उपलब्ध थे। इन्हें खरीदा भी गया। ईरान, उत्तर कोरिया और लिबिया ने इसे हाथों हाथ लिया। AQ खान की कंपनी ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को भी परमाणु तकनीक खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन सद्दाम को लगा ये कोई साजिश है। उसने इसी डर से इस डील में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। AQ खान ने पाकिस्तान को दुनिया का पहला परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामी मुल्क बनाया था। उन्होंने पाकिस्तानी राजनेताओं को एक झुंझुना भी पकड़ा दिया था, जिसे भारत के बरक्स बजाया जाता है। 2021 में खान की मौत हो गई। हालांकि वो पाकिस्तान में नायक के तौर पर याद किए जाते रहेंगे, लेकिन बाकी दुनिया में उनकी छवि एक खलनायक के तौर पर बनी रहेगी, जिसने सबसे विनाशकारी हथियारों को कुछ सिरफिरे लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसके चलते आज भी दुनिया परेशान रहती है। हम नॉर्थ कोरिया और वहां के तानाशाही शासन तंत्र की बात यहां पर कर रहे हैं। अब हम नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की भी पूरी कहानी समझ लेते हैं। 1945 से पहले तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही थे। बंटवारा हुआ तो 2 देश बन गए। नॉर्थ में कम्युनिस्ट शासन आया, साउथ में अमेरिका और दूसरे पूंजीवादी देशों का दखल था। बंटवारे के कुछ समय बाद ही कोरिया वॉर शुरू हो गया। जब तक युद्ध थमा, तब तक 2 बड़ी घटनाएं घट रही थीं। पहली, नॉर्थ और साउथ का विभाजन स्पष्ट हो चुका था। दूसरी चीज, कोल्ड वॉर की गर्माहट बढ़ने लगी थी। नॉर्थ कोरिया पर किम इल सुंग का शासन था। उन्हें कोरियन पेनिनसुला के बंटवारे के वक्त सोवियत संघ ने अपना प्रशासक नियुक्त किया था। जब संघर्ष विराम हुआ,
तो नॉर्थ कोरिया की सत्ता उन्हें सौंप दी गई। किम इल सुंग की तीसरी पीढ़ी यानी उनका पोता किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का मौजूदा शासक है। किम परिवार ने देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया और आज भी चला रहे हैं। किम इल सुंग ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों का असर देखा था। कोरिया वॉर के दौरान भी परमाणु बम का खतरा लगातार बना रहता था। इस वजह से किम को लगा कि हमारे पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। फिर उन्होंने सोवियत संघ से मदद मांगी। 1956 में ये समझौता हुआ। तब नॉर्थ कोरिया के वैज्ञानिक ट्रेनिंग लेने सोवियत संघ गए। इधर साउथ में अमेरिका का दखल बना हुआ था। उसने साउथ कोरिया के बॉर्डर पर सैकड़ों परमाणु हथियार तैनात कर दिए थे। मगर नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे सोवियत संघ से मिसाइल में मदद मिल रही थी, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए टेक्नोलॉजी नहीं मिली। फिर 1980 का दशक आया। एक्यू खान ने पूरा ब्लैक मार्केट तैयार कर दिया था। नॉर्थ कोरिया ने इसके जरिए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। रिपोर्ट्स हैं कि नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को मिसाइल्स की सप्लाई करता था। इसके बदले में पाकिस्तान उन्हें परमाणु हथियार बनाने की तकनीक और सामानों की लिस्ट देता था। ये सब पिछले दरवाजे से हो रहा था। अधिकतर लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। इसलिए जब अक्टूबर 2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तब पूरी दुनिया भौचक रह गई थी। इसके बाद यूएन ने कई प्रतिबंध लगाए। समय के साथ इन प्रतिबंधों की तीव्रता बढ़ी ही है। इन सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तब से लेकर अब तक वो 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। उसने परमाणु अप्रसार संधि की सदस्यता छोड़ दी है। वेपन्स इंस्पेक्टर्स को अपने यहाँ घुसने से रोकता है। इसके अलावा उसने किसी भी तरह की शांति की पहल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जमे हुए पन्नों को खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन जल्द ही वो पहल भी ठप पड़ गई थी। अब आपको बताते हैं कि आज हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च की संख्या बढ़ा दी है। 5 अक्टूबर को उसने पिछले 2 हफ्तों में 6ठी बार मिसाइल दागा। 4 अक्टूबर वाली मिसाइल जापान के ऊपर से होकर गुजरी थी। इसके बाद अमेरिका ने भी चेतावनी के लहजे में 2 मिसाइलें फायर की। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। इसी क्रम में 5 अक्टूबर को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। जापान के प्रतिनिधि ने कहा कि काउंसिल की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। उन्हें आगे बढ़कर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन रूस और चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि अमेरिका के मिलिट्री एक्सरसाइज से नॉर्थ कोरिया को खतरा महसूस हुआ। वो अपने बचाव के लिए मिसाइलें दाग रहा है। पिछले दिनों अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया और जापान के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल की थी। इसमें अमेरिका का एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ था। इसको लेकर नॉर्थ कोरिया नाराज चल रहा है। उसका कहना है वो बस काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अस्थायी सदस्य है। इस नाते से भी वो बैठक में शामिल हुआ था। भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने चिंता जताई कि नॉर्थ कोरिया के वेपन्स प्रोग्राम का असर भारत और उसके पड़ोस की स्थिति पर भी पड़ता है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम एपिसोड की शुरुआत में आपको सुना चुके हैं। अब समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च से भारत को क्या खतरा है। भारत हमेशा से इस बात की जांच करने की मांग करता रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई कहां से। भले ही पाकिस्तान इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन ये लगभग साफ हो चुका है। एक्यू खान की स्मगल की गई तकनीक और चीन की मदद से नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मजबूत किया है। दोनों देश भारत के पड़ोसी हैं और दोनों से ही अलग अलग मुद्दों पर टकराव चल रहा है। इसलिए नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के पड़ोसियों की परमाणु शक्ति की झलक भी देता है। जानकारों का कहना है कि भारत सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। इस मामले पर हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। दोस्तों, आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।